हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। और ये जो हमारी इकोनॉमी की सीरीज है, आज इसमें हम इन्फ्लेशन के जो इंडाइसेस हैं या इंडेक्स हैं, किस तरह से इन्फ्लेशन या जो महंगाई होती है इसको मीज़र किया जाता है, कैसे पता चलेगा कि महंगाई ज़्यादा है कम है। तो इसको लेके कुछ इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें जो सबसे पॉपुलर है वो हैं आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ओके, और होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया, इनको हम देखेंगे इनमें क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली फंडामेंटल डिफरेंस क्या है। क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के भी कुछ टाइप्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें जो डीए हो गया या पे कमीशन जो आपकी सैलरी वगैरह बढ़ाता है, तो उसमें कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है, कैसे ये सब असेसमेंट होता है वेजेस के रिगार्डिंग। और कुछ इंडाइसेस भी यहाँ पे रहेंगे, फॉर एग्जांपल जीडीपी डिफ्लेटर की बात करेंगे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है उसको भी देखेंगे, और इनके अंदर डिफरेंसेस भी देखेंगे। अगेन लेट मी जस्ट मेंशन, ये यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं और रिपीटेशन में रहते हैं ना क्वेश्चन। इस लेक्चर के बाद हम इन्फ्लेशन वाला जो पूरा चैप्टर है उससे जो क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने उनको भी लेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये आपका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 आपका है यहाँ पे, ओके। और द थिंक इज दैट इन्फ्लेशन का ये जो चैप्टर है, ऑलरेडी हमने इसके अंदर जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया है, इन्फ्लेशन के कॉजेज, इन्फ्लेशन के टाइप्स, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स होते हैं, है ना। स्टैगफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, स्क्यूफ्लेशन है, डिफ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये सारी चीज़ें करेंगे। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। और आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपका ये जो 3 मंथ का एक्सटेंशन पीरियड है, इसका ऑफर 1 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो अगर आप 1 दिसंबर को भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, तो ये आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आप 12 महीने एटलीस्ट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आपको 15 मंथ के लिए ये सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। और ये जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, इसमें जो हैवी डिस्काउंट्स है, ये भी आप अवेल कर सकते हैं अगर आप 1 दिसंबर को भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। चलिए आते हैं इंडाइसेस टू मेजर द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मुद्रास्फीति, इसको मतलब जो चेंज हो रहा है ना, परसेंटेज चेंज इज देयर इन द प्राइस लेवल, उसको मेजर करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसके लिए काफ़ी सारे इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे पॉपुलर आपके जो हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, फिर आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो इंडिया में यूज़ किया जा रहा है, जीडीपी डिफ्लेटर को भी देखेंगे। इसके अलावा यूएसए या जो एडवांस्ड इकोनॉमी है वहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी यूज़ किया जाता है, इसको भी एक बार देख लेंगे। इंडिया में अभी इसको यूज़ नहीं किया जाता है, हालांकि आईएमएफ ने रिकमेंडेशन दिया हुआ है, ऑलरेडी एक कमिटी है उसने भी रिकमेंड किया है, लेकिन अभी इंडिया ने जो है डब्ल्यूपीआई ही यूज़ हो रहा है। इंडेक्स क्या करता है, मीज़र करता है, मीज़र द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस की, जो प्राइस का एवरेज लेवल है मतलब इन्फ्लेशन है, वो परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है। क्लियर। सबसे पहले हम लेते हैं डब्ल्यूपीआई, जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये जो कौन सी प्राइस के चेंज को ये मेजर कर रहा है, होलसेल जो प्राइस है ना, होलसेल प्राइस के अंदर जो चेंज देखने को मिल रहा है उसको ये यहाँ पे मेजर करता है। और होलसेल के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट जो टैक्स होता है वो एक्सक्लूड हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी वगैरह वो कहाँ पे लगेगा, रिटेल, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको ये एक्सक्लूड करता है। सो डब्ल्यूपीआई मेजर्स एंड ट्रैक्स द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स बिफोर दे रीच द कंज्यूमर्स। हमारे पास में, कंज्यूमर के पास में जब तक वो पहुंचते हैं उससे पहले उसके अंदर जो प्राइस लेवल चेंज हो रहा है उसको ट्रैक किया जाता है। और जनरली होलसेल जो प्राइस इंडेक्स होगा उसमें क्या होते हैं, जो भी गुड्स हैं या जो आइटम्स हैं वो आपके बल्क में ट्रेड किए जाते हैं, ओके, बिटवीन द एंटिटीज़, जो कि B2B ट्रांजेक्शन होते हैं जनरली नेचर के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, केवल और केवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिए, यहाँ पे केवल गुड्स आपके इंक्लूड किए गए हैं। प्राइस लेवल जो इंक्रीज हो रहा है या जो चेंज हो रहा है, कीमतों में जो भी आपकी चेंज हो रही है वो केवल और केवल गुड्स के रिगार्डिंग बात हो रही है, सर्विसेज ये इंक्लूड नहीं करता है। ओके, डब्ल्यूपीआई सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करेगा, जबकि सीपीआई में सर्विसेज इंक्लूड हो जाएंगी। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही हो गया कि ये केवल गुड्स को इंक्लूड कर रहा है और यहाँ पे आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सक्लूड हो गए हैं। अब इसके रिगार्डिंग जो डब्ल्यूपीआई है, इसके रिगार्डिंग आपका एक बास्केट बना दी जाती है गुड्स की, है ना। जैसे यहाँ पे अभी लेटेस्ट हम देखें 697 कमोडिटीज़ हैं इसके अंदर,
ये जो 697 कमोडिटीज़ हैं इनका प्राइस लेवल यहाँ पे मेजर किया जाएगा। अब ये जो पूरी की पूरी कमोडिटीज़ हैं इनको 3 मेजर ग्रुप के अंदर हम क्या करते हैं, 3 मेजर ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं या क्लासीफाई कर लेते हैं। पहला ग्रुप क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे है, अराउंड 64% इज देयर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए ना, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन किस में है, कौन कौन से इसके अंदर आइटम्स हैं या ग्रुप्स हैं। एक्सक्यूज मी। सेकंड है प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसके अंदर आपकी फल सब्जियां है ना, अनाज वगैरह हो गया, मिनरल्स हो गए, ये सारे आइटम आते हैं और इसका परसेंटेज कितना रहेगा, लगभग 22%। ठीक है, फर्स्ट हो गया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, सेकंड है आपका प्राइमरी आर्टिकल्स, थर्ड है फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर के अंदर आपके कोयला हो गया, जो भी मिनरल ऑयल हो गए, फाइन, इलेक्ट्रिसिटी है। तो पावर और फ्यूल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आएंगी, जिसका जो परसेंटेज है, वेटेज अगर हम देखें WPI में, वो सबसे कम है, 13% है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका हो गया, सबसे ज़्यादा वेटेज हो गया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आपके कोई भी मेटल प्रोडक्ट्स हैं, है ना, कोई भी मशीनरी है, कोई भी इस तरह के जो आइटम्स हैं वो सब इसमें आएंगे। 64% इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, फॉलोड बाय द प्राइमरी आर्टिकल्स, जिसके अंदर बेसिकली जो खाने पीने से रिलेटेड फूड आइटम्स हैं ये आपके हैं। थर्ड हो गया फ्यूल एंड पावर। तो ये 3 ग्रुप हैं जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कमोडिटीज़ 697 कमोडिटीज़ हैं। अब यहाँ पे क्या किया जाता है, बेस ईयर जो रखा गया है, बेस ईयर 2011-12 रखा गया है। ऑल इंडिया WPI हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 2004-5। ये 2004-5 जो है ये क्या है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। ये 2004-5 क्यों लिखा गया है, इसलिए लिखा गया है कि ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2004 से और एंड होगा 31 मार्च 2005 को। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा 2 साल नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ फाइनेंशियल ईयर जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म होता है। तो ये 2004-5 से रिवाइज हुआ और 2011-12 अभी जो एट प्रेजेंट बेस ईयर है वो 2011-12 है इन 2017। इसको 2017 में चेंज किया गया था। इसका क्या मतलब होगा, देखिए बेस ईयर ये जो टर्म है ये बार बार यूज में आएगी हमारे, है ना, हर जगह पे पूछा जाएगा बेस ईयर इसका ये है वो है, और ये लिखा हुआ भी रहेगा। बेस ईयर का क्या मतलब है, यहाँ पे क्या होगा, जब WPI को हम मेजर कर रहे हैं, फाइन, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, ये जितनी भी कमोडिटीज़ हैं इनका प्राइस चेक किया जाएगा बेस ईयर पे। दिस इज अगेन 2011-12। तो जो भी कमोडिटीज़ हैं उनका 2011-12 में जो प्राइस लेवल था उससे कंपैरिजन किया जाएगा प्रेजेंट डे, आज के तारीख में आपका क्या प्राइस लेवल है। सो यू विल गेट बेसिकली कि कितना % इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द इंपॉर्टेंस। तो बेस ईयर को हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, बेस ईयर को 100 मान लेते हैं। ये जितनी भी कमोडिटीज हैं 697, इनका बेस ईयर पे जो प्राइस होगा उसे हमने 100 मान लिया। उसके कंपैरिजन में प्रेजेंट डे, आज की तारीख में जो प्राइस लेवल है, चीज़ों की कीमतें हैं, उनको हम देखेंगे तो हमें ये WPI यहाँ पे मेजर होगा। दिस इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड द बेस ईयर। ये हमने डिस्कस किया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर ही था जहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस भी किया था। एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या रहता है यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स में, अगर हम बात करें कि ये जनरल पब्लिक डज नॉट बाय द प्रोडक्ट्स एट द होलसेल प्राइस। तो एक्चुअल में जो लोग पैसा दे रहे हैं, आप और हम लोग जो पैसा पे कर रहे हैं, है ना, वो प्राइस लेवल ये मीजर यहाँ पे नहीं कर रहा है। दिस इज द मेजर क्रिटिसिज्म। और सेकंड है यहाँ पे सर्विसेज को भी ये मीजर नहीं कर रहा है। सर्विसेज का रोल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, है ना, तो सर्विसेज भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है और एक वो प्राइस को ये मीजर नहीं कर रहा जो कंज्यूमर, आप और हम लोग जो है पे करते हैं, कंज्यूमर जो पे करता है। तो दिस इज बेसिकली द थिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सेकेंड इज देयर, दिस इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर, फाइन। तो वो प्राइस, ये कौन सी प्राइस को, प्राइस जो लेवल चेंज हो रहा है, कौन से प्राइस लेवल को ये ट्रैक करेगा, मीजर करेगा, वो प्राइस लेवल या वो प्राइस जो कि कंज्यूमर पे कर रहा है, फाइनल जो आउटपुट है उस पर जो पे किया जा रहा है। तो इट बेसिकली मीजर द चेंज इन प्राइस ओवर टाइम दैट कंज्यूमर्स पे फॉर द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सर्विसेज भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सर्विस भी इंक्लूड कर रहा है। और कौन सी प्राइस को इंक्लूड कर रहा है, जो प्राइस कंज्यूमर पे कर रहा है। तो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप देखेंगे बहुत सारे कंट्रीज में यूज किया जाता है CPI। WPI तो बहुत लिमिटेड
कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। काफ़ी सारी कंट्री ने WPI को ऑलरेडी रिप्लेस भी कर दिया है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। सो बेसिकली अगर हम बात करें, CPI इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इट इज़ यूज्ड इन द माइक्रो लेवल प्लानिंग एज वेल। ठीक है, कि कंज्यूमर को किस तरह से रह रहा है, नहीं रह रहा। अगर हम RBI की यहाँ पे बात करें, ओके, RBI की इसके इंपॉर्टेंस में हम देखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंस में हम यहाँ पे बात करेंगे कि एट प्रेजेंट आप देखोगे RBI की तरफ से जो आंकड़े जारी किए जाते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ रहती है कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ा नहीं बढ़ा, हेडलाइन इन्फ्लेशन, तो वो बेसिकली CPI ही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड बेसिकली वो होता है जो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इस पर भी हम आएंगे, इसके काफ़ी सारे टाइप हैं। CPI की अगर हम बात करें तो CPI क्या कर रहा है, असेस द चेंजेस बेसिकली इन द प्राइस ऑफ द कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स। यहाँ पे अगेन वही कमोडिटीज़ आपकी ऐड होंगी, काफ़ी सारे फूड आइटम्स होंगे, ठीक है ना, हाउसिंग का कंपोनेंट होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन विल बी देयर, सर्विसेज इंक्लूड कर रहा है, तो इस तरह से आपका एक बास्केट ऑफ गुड्स होगा और उसकी प्राइसेस को कंपेयर किया जाएगा। तो CPI के अगर हम फॉर्मूले को देखते हैं, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द गिवन ईयर अपॉन कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर, और इसके लिए जो बेस ईयर है वो 2012 है ना, 2012 आपका हो जाता है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और अभी जो है आपका 2019 से CSO और NSSO, ये जो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है प्लस NSSO, इनको मर्ज कर दिया गया है और इनसे आपका बना है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये एक आपका बन गया है, ये फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। तो अभी आंकड़े जो जारी किए जाते हैं, कई जगह पे CSO लिखा आ जाता है, तो यू शुड बी अवेयर कि हाँ ये NSO अभी जो है रिलीज इस तरह से कर रहा है। CSO या NSO की बात करें, ओके, इट लाइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, इससे भी ध्यान रखिए। बेस ईयर इसका ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कंज्यूमर देखिए अलग अलग तरह के होंगे, फाइन। रूरल एरियाज हैं वहाँ पे अलग आपके कंपोनेंट है, अर्बन एरियाज में अलग है। मान लीजिए जो अर्बन एरिया में रह रहा है तो उसको हाउसिंग रेंट ज़्यादा देना होता है इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। रूरल एरिया में मकान किराया आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है। तो इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रियल आपके जो वर्कर्स हैं उनका अलग कंजम्पशन बास्केट होगा। इसी तरह से जो रूरल एरिया में लेबरर्स हैं या जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, है ना, उनका अलग कंजम्पशन बास्केट होगा। इंडस्ट्री में जो लेबर काम कर रहा है उसकी अलग रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट किसके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसके बेसिस पे हमने काफ़ी सारे यहाँ पे ये डिवाइड किए हुए हैं। ये हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इनको, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले लेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। ये आपका इंपॉर्टेंट भी रहेगा स्पेशली, ओके, जो भी आपकी स्टेट के एग्ज़ाम है या UPSC का एग्ज़ाम है, तो ये इंडस्ट्रियल वर्कर वाला इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी रिसेंटली इसी साल जो है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से चेंज किया गया है इसके बेस ईयर के अंदर। तो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर क्या करता है, ये जो बास्केट ऑफ आपका जो अगेन फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो गुड्स एंड सर्विस की बास्केट बनाई हुई है, जिसमें आप देखेंगे कि हाँ कुछ आइटम्स फूड के हैं, कुछ आपके हाउसिंग का कंपोनेंट है, फ्यूल हो गया, क्लोथिंग, फुटवियर, तो इस तरह से जितने भी आइटम्स ये इंक्लूड किए हुए हैं उसमें प्राइस लेवल चेंज को ये मीजर करेगा। द टारगेट ग्रुप वुड बी एन एवरेज वर्किंग क्लास फैमिली फ्रॉम एनी ऑफ दीज 7 सेक्टर्स, जिसमें आपके जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो सब हैं, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन, मोटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, तो ये सब यहाँ पे आ रहे हैं। अब इंडस्ट्रियल वर्कर की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ क्या है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का यूज़ क्या है। इसके अंदर आप देखोगे जो भी डियरनेस अलाउंस है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जो DA वगैरह इंक्रीज होता है, पे किया जाता है, या पे कमीशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर आपका CPI IW का यूज़ किया जाता है, रिवीजन ऑफ पे एंड ऑल। इसके अलावा ये मीज़र भी कर रहा है, इन्फ्लेशन को तो मीज़र कर ही रहा है ना, प्राइस लेवल जो चेंज हो रहा है उसको मीज़र कर रहा है। मिनिमम वेजेस, रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज ऑफ द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, तो ये सारे इसके यूज़ हैं CPI IW के। अब इसके अंदर एक बड़ा चेंज देखने को मिला, इसको एक तो रिलीज कौन कर रहा है। देखिए इसमें रिलीज करने की बात जो है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो शुरू के तीनों हैं ये लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, लेबर ब्यूरो
लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे किए जाते हैं। ये फोर्थ जो कंबाइंड है सीपीआई रूरल अर्बन या कंबाइंड, ये सीएसओ या एनएसओ कह लीजिए, वो आपका रिलीज करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रह जाएगा। क्लियर। बेस ईयर को अगर याद रखेंगे तो इन दोनों का जो बेस ईयर है वो एक है 1986, 87 है। इंडस्ट्रियल वर्कर का भी सेम ही था, लेकिन इस साल चेंज कर दिया इन्होंने, 2016 कर दिया, और इसका तो 2012 आपका है ही। ठीक है, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। इससे पहले 2016 से पहले इसका जो है 2001 था, है ना, ये करेक्शन है, इनका 86, 87 ही। इंडस्ट्रियल वर्कर वाला हम पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ हमने देख लिया। अब हम आते हैं जो चेंज यहाँ पे किया गया है, तो लेबर ब्यूरो इसको यहाँ पे रिलीज करता है, और इसके अंदर इन्होंने क्या किया है, जो नया बेस ऐड किया है, मतलब 2016 का जो प्राइस है इन आइटम्स को 2016 वाली जो प्राइसेस है उस पर इवेल्युएट किया जाएगा, और 2016 को 100 मान लिया जाएगा, और मान लीजिए 2021 में जो प्राइसेस हैं फिर उस पर कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर देखा जाएगा, है ना, कंपैरिजन किया जाएगा जो भी प्राइस आपका इंक्रीज हो। तो दिस इज द थिंग कि क्यों किया गया न्यू बेस कवरिंग द रिप्रेजेंटिंग लेटेस्ट कंजम्पशन पैटर्न, क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल पहले फूड आइटम्स का जो वेटेज है ज़्यादा हुआ करता था, मान लीजिए आप 100 रुपये है तो वहाँ पे 40 रुपये फूड पे खर्च हो रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे वो 30 हो गया, हाउसिंग पे थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया। तो जो कंजम्पशन पैटर्न आपका चेंज हो रहा है उसको ये इंक्लूड करता है। अगर रिवीजन की हम बात करें सीरीज की, तो ये इतने सारे साल में ये हर बार ऐसा ऐसा रिवाइज हुआ है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर ये जो 2001 है ये इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। आई थिंक ये 7th ऐसा कुछ रिवीजन हो जाएगा अभी जो लेटेस्ट वाला है। अब यहाँ पे चेंजेस इन्होंने क्या किया है, द नंबर ऑफ आइटम इन द इंडेक्स इंक्रीज टू 463। पहले कितने थे, 392 थे, 463 कर दिए, काफ़ी सारे नए आइटम्स ऐड कर दिए। अब इसमें एट प्रेजेंट अगर आप वेटेज देखोगे, है ना, एट प्रेजेंट अगर आप वेटेज देखेंगे तो फूड आइटम्स जो है इसका लगभग 39% यहाँ पे वेटेज है, 39% है। हाउसिंग का लगभग 17% के आसपास वेटेज है। क्लोथिंग फुटवियर का 6% है। फ्यूल एंड लाइट का 5.5%। इंटॉक्सिकेंट्स लाइक पान सुपारी तंबाकू ये सब है 2%। मिसलिनियस में 30% है। तो यहाँ से एक आपको आइडिया लगा होगा कि हाँ WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स में तो 22% ही था। प्राइमरी आर्टिकल्स फूड आइटम तो 22% ही थे, यहाँ पे जो फूड आइटम्स हैं वो 39% तक बढ़ गए हैं। ठीक है ना, और CPI कंबाइंड में देखेंगे तो और आपका देखने को मिलेगा। तो बेसिकली एक चीज तो है कि हाँ यहाँ पे फूड आइटम्स का परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रहा है। फाइन, तो ये आपका रहेगा। और क्या चेंजेस देखने को मिले हैं ये भी थोड़ा देख लीजिए। क्यों इतना डिटेल में हम जा रहे हैं, क्योंकि इसी साल चेंज किया गया है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इसे डिटेल में देख सकते हैं। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे इसको मेंशन किया कि जो फूड आइटम्स हैं इनका जो वेटेज है ना, तो आप देखेंगे 1982 में 57% था, अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो जो फूड आइटम्स हैं इनका वेटेज कम हो रहा है। हाउसिंग जो है इसका वेटेज बढ़ रहा है। ओवरऑल जो बास्केट यहाँ पे है उसके अंदर जो मेजर ग्रुप्स हैं उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, तो आप देखोगे फूड आइटम्स का तो डिक्रीज हुआ है, हाउसिंग का बढ़ा है ना। तो इस तरह के जनरलाइज स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि हाउसिंग का बढ़ा है घटा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मिसलिनियस जो एलिमेंट्स हैं इनका भी आपका बढ़ रहा है। तो एक थोड़ा सा याद रख लीजिए, ये परसेंटेज यहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं है, पहले 15% था अब इतना हो गया, इसका रेलेवेंस नहीं है। आपको ये ट्रेंड ध्यान रखना है कि यहाँ पे कम है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस ट्रेंड हियर। CPI हम कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंसेस चॉइसेस ऑफ द कंज्यूमर काफ़ी टाइप के होते हैं। तो उसके अंदर पहला हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, दूसरा हमारे पास रहेगा, इसे हम बाद में लेते हैं। दूसरा हमारे पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, है ना, और ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया CPI फॉर रूरल लेबरर्स। ठीक है, तो जो रूरल लेबरर हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, इनके वेजेस वगैरह के सर्टेनमेंट के लिए, ओके, फिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी आपके लेबर ब्यूरो ही कंपाइल करता है, जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में है। बेस ईयर यहाँ पे 1986-87 रहेगा, दोनों का ही, है ना, दोनों का ही ये रहेगा।
फोर्थ हमारे पास जो आता है, दिस इज अबाउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल और अर्बन, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड। अगर हम कंबाइंड इसकी बात करें, इट कवर्स 448 आइटम्स इन द रूरल बास्केट, 460 आइटम्स इन द अर्बन बास्केट। हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द सीपीआई कंबाइंड। जो मैंने आपको एक शुरू में बताया था कि जब न्यूज़पेपर में जो भी डेटा आता है, आंकड़ा आता है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, मुद्रास्फीति बढ़ी घटी, तो उसके लिए इन जनरल आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन का मेजर सीपीआई कंबाइंड यूज होता है ना। डब्ल्यूपीआई का आ रहा है तो मेंशन किया जाएगा, और आरबीआई भी इसी को यूज करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए आप देखेंगे तो आरबीआई या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्या कर रही है, 2015 से सीपीआई को ही यूज कर रही है, डब्ल्यूपीआई को यूज नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो आपके इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है ना, कि इन्फ्लेशन जो है 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्लियर। जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो फ्रेमवर्क है 4 ± 2, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है, सीपीआई कंबाइंड के ऊपर, ठीक है। ये रिकमेंडेशन थी उर्जित पटेल कमेटी की, वहां से इसको जो है अभी यूज किया जा रहा है। इट इज कंपाइल्ड एंड रिलीज बाय द सेंट्रल स्टैट्स ऑफिस, हियर सीएसओ, या फिर आप लिखेंगे एनएसओ, इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। जहां तक आपकी सीपीआई कंबाइंड की जो बास्केट है ना, अगेन जो ग्रुप रहेगा उसको एक बार थोड़ा देख लीजिए, रिलेटिव वेटेज। ये जो रिलेटिव वेटेज है, ये जो आपके सामने है, ये अगेन आपका इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अगर आप देखेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया है, फूड आइटम्स को दिया गया है, लगभग 46%, ऑलमोस्ट 50% के आसपास, आधा वेटेज है। तो डब्ल्यूपीआई से तो बहुत कम हो गया। स्पेशली अगर हम इसको कंपैरिजन करें सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर से, तो यहाँ पे आपको फूड आइटम का वेटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड यहाँ पे जो है वो मिसलिनियस आपके कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा हम देखेंगे तो हाउसिंग का वेटेज है 10% के आसपास। फ्यूल एंड लाइट को 6.84% दिया गया है। फिर आपके क्लोथिंग फुटवियर है 6.53 है। तो यहाँ पे थोड़ा ये जो क्लोज है ना फ्यूल, अगर आपको ये परसेंटेज टर्म में याद नहीं रहता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा किसका है, सेकंड नंबर पे किसका है, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये पूरी सिक्वेंसिंग यहाँ पे याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है, सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स हो गए, मिस्क को तो हटा दीजिए, इसको अलग रखिए। फूड के बाद आपका हाउसिंग है, फ्यूल है, क्लोथिंग है, ठीक है, फिर इंटॉक्सिकेंट्स हैं, इस तरह से आपका चल रहा है। और इसको एक बार जो हमने डिस्कस किया था WPI, उससे भी आप कंपैरिजन में याद रखेंगे। इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है, उससे भी थोड़ा कंपैरिजन में याद रख लीजिए। तो सीपीआई कंबाइंड बहुत इंपॉर्टेंट आपका मीजर हो जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मीजर है, आरबीआई इसको यूज कर रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग में, तो हर तरह से ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दो मेजर हमारे पास मीजर हो गए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस क्या है, तो जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो जो होलसेल प्राइसेस हैं, है ना, उसको मीजर कर रहा है, जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि फाइनल प्राइस कंज्यूमर के द्वारा पे की जा रही है, उस प्राइस के अंदर जो चेंज हो रहा है उसे मीजर करता है। WPI में इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड होगा, CPI में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होगा, ठीक है। WPI में आपके केवल गुड्स इंक्लूड हैं, जबकि CPI में सर्विसेज भी इंक्लूड हैं, गुड्स के साथ सर्विसेज भी इंक्लूड है। ये जो मिस्क का एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काफी सारी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गई, है ना, तो यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स आपके ऐड हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, सर्विसेज भी यहाँ पे इंक्लूड हैं, क्लियर, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये मेजर यहाँ पे डिफरेंसेस हैं और बहुत वाइडली यूज हो रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दिस इज द थिंग। इसके अलावा और कुछ इंडाइसेस आपके यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एक जीडीपी डिफ्लेटर है, ओके, इसे हम देखते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या करता है, मीजर्स द चेंज इन प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे ये जो ऑल लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मेजर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे तो हम बास्केट ऑफ गुड्स की बात कर रहे थे। अच्छा, हमने इतने आइटम ले लिए, जैसे यहाँ पे हमने देखा 448 आइटम ले लिया, यहाँ पे 460 आइटम ले लिया। यहाँ पे जितने भी आइटम पूरी इकोनॉमी में जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, विद इन द इकोनॉमी जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, सारी चीजों को आपने इंक्लूड कर लिया। तो जीडीपी डिफ्लेटर का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला बन के आता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या है,
नॉमिनल जीडीपी का मतलब, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी का मतलब हो गया आपका जो भी टोटल आउटपुट है, जो भी इकोनॉमी के अंदर टोटल आपका प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको आप क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे जब कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी द नॉमिनल जीडीपी। जब आप उसको बेस ईयर पे कैलकुलेट करेंगे तो वो रियल जीडीपी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये मानते हैं कि नॉमिनल जीडीपी जो है किसी भी इकोनॉमी की $10 बिलियन समथिंग इज देयर, और उसकी 15 मान लेते हैं इसे। ठीक है, $15 बिलियन है। रियल जीडीपी उसकी 10 थी, इंटू 100 हम कर देते हैं, सो यू विल बी गेटिंग दिस 150, है ना। ये जो डिफ्लेटर है 150 आ गया। इसका क्या मतलब होगा कि जो प्राइस लेवल है ना, प्राइस लेवल है वो बेस ईयर के कंपैरिजन में 50% तक आपकी कीमतों में वृद्धि हुई है ना। सभी जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही है इकोनॉमी में, उनमें 50% तक कीमतों में वृद्धि हो गई है इन कंपैरिजन टू बेस ईयर के कंपैरिजन। तो इस तरह से ये आपको देखने को मिलता है जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर को कहा जाता है ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होगा, सारा तो इसने इंक्लूड कर लिया, इकोनॉमी में जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है सबको आपने इंक्लूड कर लिया। दिस इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव हियर। ये आप फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखिए, ऑलरेडी फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने। जो भी चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब पे क्वेश्चन है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है और हर साल आते रहते हैं क्वेश्चन, है ना। ये फायदा हो जाता है अगर आपने स्टैटिक पोर्शन अच्छा कर लिया है। सो ट्राई टू फोकस ऑन स्टैटिक पोर्शन एज वेल, है ना। उसको एक प्रायोरिटी अपनी रखनी है, क्योंकि वो अगर आपने स्ट्रांग कर लिया तो फिर बहुत एडवांटेज रहता है। दिस डेटा इज रिलीज्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, या फिर अभी आपका NSO हो जाएगा। बट इट इज नॉट यूज्ड एट, इट कम्स क्वार्टरली एंड विद अ 2 month लैग। द थिंक इज दैट यहाँ पे इसको इस तरह से यूज नहीं कर सकते। ईयर ऑन ईयर के पूरे साल के अंदर क्या हो रहा है उसके हिसाब से यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो टाइम लैग, 2 महीने बाद डेटा मिल रहा है, तो बहुत लेट हो जाएगा, आपको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज नहीं है। फाइन। और क्वार्टरली डेटा यहाँ पे आता है, इसका मंथली भी रिलीज नहीं होता है। सो दिस इज द थिंग हियर, यू शुड बी अवेयर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है ना, कैसे ये WPI CPI से डिफरेंट है, ये हो गया। तो इंडिया के अंदर ये तीनों ही बेसिकली इन तीनों के ही डेटा रिलीज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पे। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा अलग है CPI के कंपैरिजन में, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या कर रहे थे, जो कंज्यूमर प्राइस पे कर रहा है ना, जिस प्राइस को कंज्यूमर पे कर रहा है उस प्राइस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो हम यहाँ पे मेजर कर रहे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में क्या करेंगे, जो भी चेंज है प्राइस के अंदर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना किसी भी आइटम को, कोई भी गुड्स हो गया, कोई भी सर्विसेज हो गई, उसको जो प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस गुड्स को जब वो मार्केट में बेचता है या एक्सपोर्ट करता है ना, तो उसके लिए वो उसको जो प्राइस मिल रही है, गेटिंग दिस, PPI measures the average change in prices that the producer receive for its goods and services sold in the domestic market। तो ये क्या होगा, व्यू पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से ये यहाँ पे चेंजेस देख रहा है। CPI measures the prices from the perspective of consumer, और ये इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से यहाँ पे चीजों को देख रहा है। इट एक्सक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी इनडायरेक्ट टैक्स आपके एक्सक्लूड हो जाएंगे, जैसे WPI में भी इनडायरेक्ट टैक्स एक्सक्लूड हो गए थे। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है WPI के कंपैरिजन में, एक तो ये सर्विसेज भी इंक्लूड करता है और इसमें डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम भी नहीं है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड करेगा। इंडिया में अभी इसको यूज नहीं किया जाता है, US में इसको यूज किया जा रहा है, हालांकि IMF जो है इसको रिकमेंडेशन दिया हुआ है कि इसको यूज करना चाहिए। इंडिया में भी एक कमेटी है, उसने भी रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ आप एक बार पायलट बेसिस पे इसको लाइए। तो बेसिकली जो एडवांस इकोनॉमी है उन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया PPI से, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम का क्या मतलब है, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनको भी आप काउंट कर रहे हो और फाइनल गुड्स है उसकी भी प्राइस को काउंट कर रहे हो, जबकि काउंटिंग एक ही बार होनी चाहिए। वो टायर वाला एग्जाम्पल एक बार याद करिए जो हमने फर्स्ट क्लास में आई थिंक करा था, या सेकेंड क्लास में लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो दिस इज ऑल, ये मेजर इंडाइसेस हैं जो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग आपके यूज होते हैं, इनको ध्यान रखिए। CPI, WPI, है ना। CPI के भी 4 टाइप्स हैं, उन चारों को ध्यान रखिए, स्पेशली CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आपके GDP डिफ्लेटर और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आ जाएंगे। तो ये मेजर यहाँ पे हमारे पास इंडाइसेस थे जिनको हमने कवर किया। दिस इज ऑल फॉर टुडे। In the next class, next lecture, we'll try to include some question as well। और important announcement आपके लिए ये है
कि अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं। घर बैठे यूपीएससी की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, जो प्लस प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, जहाँ पे एक ही जगह पे सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं। फाइन। तो ये जो ऑफर आपको दिया जा रहा है 1 साल या उससे ऊपर का, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए 1 साल का लिया 12 महीने का, तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा दिया जा रहा है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। ये 1 दिसंबर को भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो भी वैलिड रहेगा। और ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है कॉम्बो वाले, ये भी आपके वैलिड रहेंगे 1 दिसंबर को आप ले रहे हैं, मतलब 1 दिन बढ़ा दिया ये ऑफर। और इसके अलावा हर संडे आपका टेस्ट होता है, 5 दिसंबर को आपका टेस्ट है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स आप जीत सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोड RB Live। एंड नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। यू विल बी गेटिंग दिस 20 बुक सेट। ओके, 1 ईयर या उससे ऊपर का कोई भी GS या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उस पर 20 बुक्स फ्री मिल रही हैं। आपको हार्ड कॉपी भेजी जाएंगी, पूरा सेट आएगा जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फाइन। तो दिस इज़ द थिंग। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं, पर्सनलाइज गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज़ ऑल। मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ये टेलीग्राम जो चैनल है इस पर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। ओके, ये नाम और लिंक दिया हुआ है, या फिर आप केवल नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।